लास्ट में अपन ने क्या किया था जाते जाते, एक हेक्सागन वाला केस किया था। हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग रिजल्टेंट फोर्स निकाल रहे थे, है ना। ठीक है। अब देखो, ये तीन केस हैं और तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। करें शुरू। देखो, ये केस और ये केस, जो दो केस हैं, इन दोनों में से कोई ना कोई केस 2025 में टपक सकता है। इसके बाद एक केस और आएगा, वो हमें समझना है, पर इन दोनों पे बहुत अच्छे से स्टडी करना है। बहुत कॉमनली पूछे जाने वाला क्वेश्चन है और आसान है। आप सबसे पहले मुझे एक बात बताइए, व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर सर्कुलर मोशन? बर्बादी। सेंट्रीपिटल तो कोई फोर्स होता ही नहीं है। अरे यार, हाँ, सत्यानाश है पूरे कंसेप्ट का। है। देखो, एक बात बताऊं मैं आपको, जो छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे अब ये बहुत बड़ा ब्लंडर है आप बोल रहे हो, आप न्यूमेरिकल हो सकता है कि इस स्टेटमेंट के बाहर ने सोल्व कर दें। अगर कोई रीजनिंग बेस्ड सवाल उसने पूछ लिया, स्टेटमेंट वाला पूछ लिया, आप कभी सही नहीं कर सकते। न्यूमेरिकल सोल्व होने एक अलग बात है, तो फॉर्मूले से हो जाएगा, है ना। तो हमें पहले कॉन्सेप्ट्स पर पूरा फोकस करना पड़ेगा। और कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने का तरीका ये है कि आपको जब भी, कई बार ना, कोई भी टीचर हो चाहे किसी भी सब्जेक्ट के, वो आपको बताते हैं बात, हमें समझ में आता है, बोले हाँ यार ये बड़ा सही है, मेरे समझ में आ गया। वो उस वक्त तो समझ में आ गया, पर अगर वो फ्रिक्वेंटली यूज नहीं हुआ तो भूल जाओगे, नहीं समझ में आई बात। तो आप किसी भी ऐसे बच्चे के अगर नोट्स देखोगे जिसके बहुत अच्छा स्कोर होता है, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, उसको देखना कभी भी, वो जो नोट्स बनाता है टीचर की जबान से निकले हुआ छोटा से छोटा एग्जाम्पल भी वो कॉपी करता है। चाहे वो अपनी लैंग्वेज में कॉपी कर ले, साइड में कोने में कॉपी कर ले, पर वो करता है। व्हाट इज द राइट वे टू मेक द नोट्स? आप मुझे बताइए, कोई भी मुझे बता दे मुझे। देखो, ये A4 साइज का पेज है। आप देखो, इसने यहाँ पूरा कॉपी किया है, यहाँ भी किया है, ये यहाँ पूरा ब्लैंक स्पेस है। नहीं समझ में आई बात? अगर आप देखेंगे तो किसी के भी नोट्स का आप देख ले A4 साइज पर, आपको लगभग 25 से 30%, बल्कि 40% तक खाली जगह मिलती है। मिलती है नहीं मिलती है? आप एक, आज के बाद आप कम से कम मेरे नोट्स में आप एक काम कीजिएगा, उसी को फॉलो करना है आपको। यार तो शुरू मत हो जाया करो भाई, हर चीज काम की है। हाँ, मैं निकाल देता हूँ, बड़ी बात नहीं है।
आप इतने खूबसूरत नहीं कि आपको देखने के लिए बुला रहा हूं मैं, पढ़ाने के लिए बुला रहा हूं, तो पढ़ने बैठो और तमीज से सुनो ध्यान से। ये हर चीज काम की होती है। ये देखो मेरी बात सुनो, आज के बाद कम से कम मेरे नोट्स आप कैसे बनाओगे। ये आपका A4 साइज का पेज है मान लीजिए, राइट। हम लोग क्या करेंगे, पेंसिल से या पेन से जो मेरा वाला रजिस्टर है उसमें आप क्या इसको 3/4 एंड 1/4 में डिवाइड कर लेंगे। मतलब इस तरीके से। अब क्या होगा कि अपने जो कॉमन नोट्स हैं, जो हम क्लास में भी ग्रेविटेशन पढ़ रहे हैं, तो वो सारा ग्रेविटेशन आप यहाँ कॉपी करेंगे, इसको आप ब्लैंक छोड़ेंगे। समझ में आ गई बात। कोई भी ऐसा कंसेप्ट, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि यार व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर सर्कुलर मोशन, आपने कहा सब सेंट्रीपिटल फोर्स, वो तो फोर्स ही नहीं होता, वो घुमाएगा कहां से। तो ये किस कंसेप्ट है, तो इसको क्लियर करना है। तो कोई भी चीज आपको क्लियर करना हो, जो एडिशनल बताया जाए वो यहां लिखोगे, नंबर 1। नंबर 2, जब आप घर जाके रिवीजन करेंगे सेम डे सेम कंसेप्ट का, या ब्रेक में रिवीजन करेंगे, तो इस पेज पे जो भी कंटेंट है बची हुई जगह पे उसका शॉर्ट नोट बना लेंगे। नहीं समझ में आया। शॉर्ट नोट अलग से बनाने की जरूरत नहीं, दिस इज द बेस्ट वे टू मेक द शॉर्ट नोट। अब समझो मेरी बात को ध्यान से। जब हम शॉर्ट नोट बनाते हैं आफ्टर द लॉन्ग ड्यूरेशन, आपको नहीं पता होता कि आपने किस चीज का कंक्लूजन कैसे लिखा हुआ है, फिर उसको लर्न करने की कोशिश करते हो। अगर उसके डिटेल चीज को पढ़ना चाहोगे तो आपको नोट्स खोलना पड़ेगा, वहां जाओगे। अगर आपका शॉर्ट नोट यहीं पे है तो जब भी आपको कम टाइम है आप सिर्फ शॉर्ट नोट पढ़ें। कहीं भी लगता है यार ये कैसे आया, तो डिटेल यहीं लिखा हुआ है। नहीं समझ में आया। तो आपको अलग से शॉर्ट नोट बनाने की जरूरत नहीं होगी, पर ये सही तरीका होता है नोट्स बनाने का। जितनी भी एडिशनल चीजें हैं वो सब आप यहां लिखते चलें। ऐसा नहीं कि हमें याद रहेगी, चीजों को इंटरेस्ट से पढ़ें, मजा लें, लेकिन ऐसा नहीं कि सब उसको बहुत कैजुअली लेंगे तो फिर नहीं याद रहेगा। अब सुनिए मेरी बात को ध्यान से। सर्कुलर मोशन के लिए शर्त क्या होती है, एक सिंपल एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। एक काम करते हैं, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक टर्न टेबल लगा देते हैं जो घूम सकती हो, राइट। और उस पर एक लड़के को खड़ा कर देते हैं। एक बच्चे से बोलते हैं कि यार सीधा भाग के निकलना है तेरे को, स्ट्रेट। और इससे हमने बोल दिया कि जब तेरे पास से वो गुजरेगा उसका हाथ पकड़ के खींच लेना। उससे बोल दिया कि भाई वो कुछ भी तेरे साथ करे तुझे रुकना नहीं है। तो मान लीजिए वो लड़का इधर भाग के आ रहा था इस तरह से, जो मेरे मार्कर की डायरेक्शन है उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन थी। अगर मैं टर्न टेबल पे खड़ा हुआ और जब वो यहां से सीधा जा रहा था, अगर मैं कुछ नहीं करता वो सीधा निकल जाता। पर जब वो यहां से इस तरफ जा रहा था तब मैंने हाथ पकड़ के खींच लिया और वो भागना बंद नहीं करता, तो क्या होगा, वो मेरे आसपास घूमेगा ना। जब तक मैंने हाथ पकड़ रखा है वो दौड़ रहा है तो डेफिनेटली मेरे आसपास घूमेगा। जहां से हाथ छोड़ दिया वहां सीधा रवाना। नहीं समझ में आया। तो अब ऐसे नॉर्मल लैंग्वेज में हम बोल रहे हैं कि साहब मैंने हाथ पकड़ के खींचा, खींचा मतलब पुलिंग, पुलिंग मतलब फोर्स। तो आपने एक्चुअली क्या किया था, उसकी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर फोर्स लगा दिया था। नहीं समझ में आई बात। तो सर्कुलर मोशन को परफॉर्म करवाने के लिए आपको एक फोर्स चाहिए होता है जो हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो, हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, एंड दैट विल प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। आप मुझे बताइए किसी बॉडी के पास एक्सेलरेशन लाना है तो आप क्या करोगे, फोर्स लगाओगे ना। या बोल दो साहब एक्सेलरेशन आ जा फिर हम फोर्स कैलकुलेट कर लेंगे, फोर्स लगाना पड़ता है ना। यहां भी सर्कुलर मोशन को परफॉर्म करवाने के लिए हम एक फोर्स चाहिए जो हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, एंड दैट विल प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। इन डिफरेंट सिचुएशंस द सोर्स फोर्स व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द सर्कुलर मोशन इज डिफरेंट। अगर आपसे कहा जाए प्लेनेटरी मोशन हो रहा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिम्मेदार है घुमाने के लिए। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास घूम रहा है तो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिम्मेदार है घुमाने के लिए। कार सर्कल पे घूम रही तो फ्रिक्शन जिम्मेदार है घुमाने के लिए। पत्थर से रस्सी अटैच की और पत्थर को घुमाया तो टेंशन जिम्मेदार है घुमाने के लिए। नहीं समझ में आई बात। तो अलग अलग कंडीशन में वो फोर्स अलग अलग है जो घुमाएगा, लेकिन सभी कंडीशंस में सेंट्रीपिटल फोर्स तो mv²/r ही होगा ना। नहीं समझ में आई बात। तो जो घुमा रहा है उसको किसके बराबर कर दिया जाएगा फिर, mv²/r। mv²/r इज अ मैथमेटिकल फॉर्मूला टू कैलकुलेट दैट फोर्स। एम ए फोर्स नहीं है, वो मैथमेटिकल फॉर्मूला है फोर्स को कैलकुलेशन करने के लिए। फोर्स तो चार थे, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, न्यूक्लियर और वीक। उसके अलावा कोई फोर्स होता ही नहीं। तो हमें एक फोर्स चाहिए होता है जो हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, पहली शर्त। दूसरी एक और शर्त होती है, जो रिवॉल्विंग पार्टिकल है वो अपना प्लेन ना बदले। जैसे मान लीजिए मेरा हाथ है, इसमें सर्कल कर रहा है वो, तो इसी प्लेन में सर्कल में घूमता रहे। अगर उसने प्लेन बदल दिया, दिस बिकम्स हेलिकल। फिर सर्कुलर नहीं बोलूंगा, क्या बोलूंगा, हेलिकल। तीसरी कंडीशन एक और है कि जो सेंटर से उसका डिस्टेंस है, जिसको आप रेडियस वेक्टर बोलते हो, वो कांस्टेंट होना चाहिए मैग्नीट्यूड में। अगर रेडियस वेक्टर बदल जाएगा तो इट बिकम्स स्पाइरल। अगर रेडियस वेक्टर बदल जाएगा तो ऐसा हो जाएगा ना भैया, तो ये सर्कुलर थोड़ा है, स्पाइरल है। तो ये तीन कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होंगी तो सर्कुलर मोशन होगा। पहली क्या,
वी नीड अ फोर्स विच मस्ट बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, पहली कंडीशन। दूसरी क्या, रेडियस कांस्टेंट रहे। तीसरी क्या, प्लेन चेंज ना हो। समझ में आ गई बात? ये तीनों कंडीशंस सेटिस्फाइड होंगी तो सर्कुलर मोशन बोला जाएगा। अब एक बेसिक चीज समझिएगा, हम यहां आते हैं, अभी मैं सवाल लिखवा दूंगा दोनों, आप समझिए ध्यान से। पहले पूरा कंसेप्ट क्लियर करेंगे दोनों का, उसके बाद हम क्वेश्चन लिखेंगे, फिर आप आराम से कॉपी कीजिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आ जाएंगे ऐसे कैसे ही। इस तरह के सिस्टम को बोलते हैं बाइनरी स्टार सिस्टम। क्या बोलते हैं? आप मेरी बात को समझिएगा। अगर मैं आपसे एक बात कहता हूं कि भाई मेरे पास ये पेन है, मान लीजिए एक मासलेस रोड है, इसको मैं यहां रखता हूं एंड आई विल जस्ट हिट इट, व्हाट हैपेंड? इसको मैंने यहां रखा ऐसे और हिट किया, क्या हुआ? क्या ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमी थी? यहाँ फ्रिक्शन था इसलिए रुक गई ना। अगर फ्रिक्शन नहीं होता व्हाट हैपेंड? ये घूमती घूमती आगे चलती रहती। नहीं समझ में आई बात? तो जब मैंने हिट किया तो मैंने एक इंपल्स दिया इसको, उससे उसके सेंटर ऑफ मास के पास मोमेंटम आया, तो सेंटर ऑफ मास आगे चलने लगा। और जब आपने इस पॉइंट के अबाउट इसको हिट किया तो एक टॉर्क मिला जिससे घूमना शुरू कर देगी। नहीं समझ में आई बात? आप मुझे बताइए, इस रोड के दोनों एंड्स पर अगर मैं दो बॉल अटैच कर दूं और फिर यहां रखूं और फिर हिट करूं तो क्या कभी तब भी घूमेगा? ये घूमेगा नहीं घूमेगा? अब मुझे बताइए, अगर दोनों बॉल आइडेंटिकल हैं तो क्या सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट बनेगा? ऐसी कंडीशन में जब मैंने इसको हिट किया तो ये बॉल जब इधर चलेगी तभी ये बॉल इधर भी चलेगी ना। बताइए, अगर इसका डिस्टेंस आर है, क्या है, तो क्या ये r/2 रेडियस में घूमेंगी? यहां घुमाने के लिए जिम्मेदार इस जो जो रोड है उसके अंदर आने वाला टेंशन है। कौन जिम्मेदार है? तो वो जो टेंशन क्रिएट होगा इसमें, दैट विल प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r। बट इन द सेम कंडीशन, अगर मेरे पास दो प्लेनेट हैं जिन दोनों का मास m है, दोनों के बीच का सेपरेशन r है और ये इसका सेंटर ऑफ मास है, अगर ये दोनों म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से सर्कुलर मोशन कर रहे हैं और मुझे इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी या टाइम पीरियड निकालना हो तो मैं बहुत इजीली निकाल सकता हूं। यहां होगा क्या कि बोथ द प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये प्लैनेट जिस वक्त इधर चल रहा होगा v से, उसी टाइम ये v से इधर चल रहा है। हेलो, दोनों के बीच का सेपरेशन कितना? r। तो सेंटर से यहां का डिस्टेंस कितना? कैपिटल R। इनका रेडियस क्या होगा? बोलो ना यार, क्या इसकी वैल्यू r/2 होगी? आप मुझे बताइए, अगर मैं आपसे कहूं इस पे इस तरफ लगने वाला फोर्स F है, इस पे इस तरफ लगने वाला फोर्स F है, तो बताइए इस F की वैल्यू क्या बनेगी? G m² / r²। बोलो भाई, क्या यही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा? तो इट मस्ट बी इक्वल टू mv²/R। ये ध्यान रखना है। mv²/r में r क्या होता है? रेडियस। और Gm1m2/r² में r क्या होता है? उनके बीच का सेपरेशन। ये कहानी क्लियर? जरा मुझे बताइए, अगर मैं स्मॉल r की टर्म में आंसर निकालना चाहता हूं, r की वैल्यू क्या पुट करूंगा? तो मैं कर दूंगा Gm²/r² बिकम्स इक्वल टू mv²/r/2 ना। आप मुझे बताइए, एक m से m कैंसिल, r से r कैंसिल, क्या ये दो यहां आ जाएगा? v² हटाऊंगा तो रूट आ जाएगा ना। रूट कितना बताइए? Gm/what? 2 small r, but small r is what? 2r। नहीं समझ में आया तो क्या लिख दूं बताओ कैपिटल R की टर्म में? Gm/4 कैपिटल R ना। दिस इज व्हाट? ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ ईच प्लेनेट। दोनों की ऑर्बिटल वेलोसिटी आपको मिल गई। आप मुझे बताइए, किसी भी प्लेनेट के एक पूरा चक्कर काटने में जो टाइम लगता है उस टाइम को क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं? बताइए, इसको जब यहां से पूरा घूम के यहां आया, कितना पाथ लेंथ चला? 2πr। किस स्पीड से चला? आप मुझे बताइए टाइम पीरियड क्या मिलेगा? 2π R/V ना। क्या हम v निकाल चुके हैं? v की वैल्यू कितनी? T = 2πR/V। बताइए जल्दी। √of what? Gm/4R ना। ऊपर चला जाएगा ना यार। ये कहानी क्लियर? इसका स्क्वायर कर दूं? चलो स्क्वायर करने पता है क्या मिलेगा? T² बराबर
4 पाई स्क्वायर आर क्यूब, ये आर स्क्वायर और ये भी, और ये 4 हो जाएगा ना? नहीं समझ में आया? अपॉन जीएम। सुनिए मेरी बात को ध्यान से, टी स्क्वायर इक्वल टू, ये कितना हो गया 16 पाई स्क्वायर अपॉन जीएम मल्टीप्लाइड बाय आर क्यूब। ये पूरा कांस्टेंट है, आर क्यूब। ये पूरा क्या है? क्या 16 कांस्टेंट है? क्या पाई स्क्वायर कांस्टेंट है? जीएम कांस्टेंट है? क्या टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब आ जाएगा? क्या होता है ये? केपलर्स थर्ड लॉ। नहीं समझ में आया? क्या होता है? केपलर्स थर्ड लॉ। एक और बात बताता हूं आपको मैं, यहां t प्रोपोर्शनल टू r की पावर 3/2 है। जब ये पावर 3/2 आती है तो कुछ गरीब बच्चों को बड़ी मुश्किल आती है सोल्व करने, बोला स्क्वायर करवा लो यार, क्यूब करवा लो, रूट भी करवा लो, ये 3/2 क्यों करवाते हो? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 3/2? 1 + 1/2। पक्का ना? आप मुझे बताइए, क्या मैं t प्रोपोर्शनल टू r√r लिख दूं? बोलो ना यार। तो हम कभी भी 3/2 को सोल्व ऐसे नहीं करेंगे, r√r से करेंगे। अब रूट निकालना तो आता है ना तेरे को, फिर बाद में मल्टीप्लाई कर देना। नहीं समझ में आई बात? कहानी क्लियर? अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। सब मेरे पास दो प्लेनेट हैं, आइडेंटिकल हैं, दोनों का मास m है, दोनों के बीच का सेपरेशन r है। Both the planets are revolving under the influence of mutual gravitational force of attraction, right? Then what will be the orbital velocity of each planet and what will be the time period of revolution? नहीं समझ में आया? हमें करना क्या है ऐसे सवालों के अंदर, कि जो सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है उस फोर्स को किसके बराबर कर देना है? mv²/r के। कहानी क्लियर? लिखिए क्वेश्चन, लिखिए। टू आइडेंटिकल प्लेनेट ईच ऑफ मास m, two identical planet each of mass m, two identical planet each of mass m revolving in the circle of radius capital R, revolving in the circle of radius capital R under their mutual gravitational force of attraction, under their mutual gravitational force of attraction. If separation between them is small r, if separation between them is small r, find out orbital velocity, find out orbital velocity of each planet and their time period. Orbital velocity of each planet and their time period. जल्दी से कॉपी कर लो। हाँ जी, पॉसिबल ही नहीं है कभी, और घूम ही नहीं सकते, स्टेबिलिटी नहीं आ सकती है अगर किसी और पॉइंट पे। तो आपने कोई किसी रिंग पे उनको रेस्ट्रिक्ट थोड़ी कर रखा है कि वो अपने अपने स्पीड से अपने अपने पाथ पे घूम सकते हैं, मतलब एक ही पाथ पे घूम सकते हैं। अगर दो बॉडीज हैं और दोनों म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के रिस्पेक्ट में घूम रहे हैं तो डेफिनेटली वो डायमेट्रिकली अपोजिट ही होंगे। या फिर अगर आप 3 प्लेनेट ले लोगे तो कहानी बदल जाएगी, जिस अपन यहां बात करेंगे। नहीं समझ में आई बात? या फिर आप 4 ले लोगे तो कहानी बदल जाएगी, 6 ले लोगे कहानी बदल जाएगी, पर अगर 2 हैं तो दे विल बी डेफिनेटली डायमेट्रिकली अपोजिट। अदरवाइज स्टेबिलिटी पॉसिबल ही नहीं है।
ना 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 ना, हाँ हाँ, अलग है पूरी कहानी। बेसिकली देखो मेरी बात सुनो, हमेशा कोई भी सिस्टम उसके कॉमन सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में घूमता है। उसकी वजह यह है कि कॉमन सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम और स्टेबिलिटी मैक्सिमम होती है। कॉमन सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में स्टेबिलिटी मैक्सिमम क्यों होती है? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। दैट्स व्हाई दे ऑलवेज रिवॉल्व विद रिस्पेक्ट कॉमन सेंटर ऑफ मास। क्लियर? बढ़ जाए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, बस हमने 3 प्लेनेट ले लिए, 3 मासेज हैं, या 3 प्लेनेट हैं, आप कुछ भी बोल दीजिए। 3 planets are revolving in a circle of radius capital R under the influence of their mutual gravitational force of attraction, right? In such a way that they always maintain an equilateral triangle of side R. इस तरह से घूमते हैं कि जब मैं उनको ज्वाइन करता हूं हम आपस में, तो हमेशा क्या मेंटेन करते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसका साइड क्या है? स्मॉल आर। हमें इसकी क्या बतानी है? ऑर्बिटल वेलोसिटी। क्या बतानी है? हम टाइम पीरियड भी निकाल लेंगे। हेलो, कहानी क्लियर? लिखिए सवाल। Three identical planets, three identical planets are revolving, three identical planets are revolving under the influence of, three identical planets are revolving under the influence of their mutual gravitational force of attraction, their mutual gravitational force of attraction, in such a way that, in such a way that they always maintain, in such a way that they always maintain an equilateral triangle of side small r. Always maintain an equilateral triangle of side small r. If radius of the circle is capital R, if radius of the circle is capital R, find out their orbital velocity and time period. Find out their orbital velocity and time period. हमने पिछली क्लास में ट्राइंगल के कॉर्नर्स पर 3 मास रखने के बाद उनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैलकुलेट किया था, अगर आपको याद हो तो। किया था क्या? तो वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आया था, वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आया था, उसकी वैल्यू याद है आपको? जरा मुझे एक बात बताइए, बहुत सिंपल सा सवाल है, अगर आपको ये समझ में आता है बहुत आसानी से निकाल लोगे। ध्यान से देखिए, अगर ये एम है, ये भी एम है, और ये भी एम है, बताइए इस पर इधर फोर्स अगर एफ लगेगा तो इधर भी फोर्स एफ लगेगा, और रिजल्टेंट इधर कितना आया था? √3f ना? क्या इस पे भी सेंटर की तरफ √3f ही आएगा? क्या इस पे भी √3f ही आएगा? तो तीनों के ऊपर सेंटर की तरफ √3f आ रहा है। एक और बात मुझे बता दीजिए, अगर ये जो है यहां से सेंटर का डिस्टेंस कैपिटल आर है, जो कि हम रेडियस बोलेंगे, तो क्या आर की वैल्यू स्मॉल आर बाई √3 होती है? ये पता है कि नहीं?
अगर किसी ट्राइंगल का, इक्विलेटरल ट्राइंगल का साइड आर है तो उसके वर्टिसेस से सेंटर का डिस्टेंस क्या होता है, आर बाई। जस्ट कीप इन माइंड, राइट। अब सुनिए, आप मुझे बताइए, अगर इसको मैं इस फोर्स के परपेंडिकुलर वी दूं, इसको भी फोर्स के परपेंडिकुलर वी दूं, इसको भी फोर्स के परपेंडिकुलर वी दूं, तो क्या ये सर्कुलर मोशन करते रहेंगे सर्कल में? आप मुझे बताइए, क्या मैं इसे बोल सकता हूं √3 g एम स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर विल प्रोवाइड एम वी स्क्वायर बाई कैपिटल आर? क्या गड़बड़ है? बहुत सिंपल है। अब समझिए ध्यान से, क्या आर की वैल्यू r/√3 रख सकता हूं? बताइए क्या करूं, √3 g एम स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर बिकम्स इक्वल टू √3 वी स्क्वायर बाई आर ना, r/√3 ऊपर चला जाएगा। क्या √3 से √3 कैंसिल, आर से आर और एम से एम कैंसिल। बताइए वी की वैल्यू क्या मिल गई, अंडर रूट ऑफ व्हाट, जी एम बाय स्मॉल आर। अगर वो, अच्छा, ऑर्बिटल वेलोसिटी हमेशा रेडियस ऑफ द सर्कल की फॉर्म में पूछी जाती है, तो ये स्मॉल आर क्या है, साइड ऑफ द ट्राइंगल। बताओ स्मॉल आर की वैल्यू वहां से रिप्लेस की जाएगी, क्या मिलेगा, v बराबर अंडर रूट ऑफ जी एम बाय √3 कैपिटल आर। को समझ आया? बताओ t इक्वल टू क्या लिखूं, 2 पाई ऑन वी ना, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर, और v की वैल्यू बता दो तो जरा, अंडर रूट ऑफ जी एम अपॉन अंडर रूट ऑफ √3 आर ना। बोलो भाई, आप मुझे बताइए, क्या t की वैल्यू में से लिख सकता हूं, इसको सुना ध्यान से, ये आर अंदर ले जाऊं, क्या बन जाएगा, पूरा r³ ना। हाँ, वो आर स्क्वायर बन जाएगा, कुल तो r³ हो गया अंदर। ये क्या है बताइए, 2 पाई ना, अंडर रूट ऑफ √3 r³ बाय जी एम ना। अगर पूरे का स्क्वायर कर दोगे तो वापस देखो, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू r³ आ जाएगा। वो आना ही आना है, वो तो लो है ना, लो हर जगह में होल्ड होता है, हर जगह। तो टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू r³ आना ही आना है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो देखो बेसिक लॉजिक क्या है कि साहब आपको वो फोर्स ढूंढ लेना है जो सेंटर की तरफ लग रहा है, फिर उसको किसके बराबर कर देंगे, mv²/r। पर याद रखिए कि जो फोर्स में आर आ रहा है और जो रेडियस का आर है, उसमें रिलेशन रखना मत ना भूलिएगा। जैसे हम फोर्स की बात करें तो ये आर स्मॉल है और सर्कल का रेडियस कैपिटल आर है, और आपको आंसर किस फॉर्म में देना है, ऑप्शन किस फॉर्म में दिए वो जरूर चेक कर लीजिएगा, वरना गड़बड़ हो जाएगा। ऑर्बिटल वेलोसिटी √gm/r भी हो सकती है, √gm/√3r भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन कि उसने स्मॉल आर की फॉर्म में आंसर दिया है या कैपिटल आर की फॉर्म में दिया। नहीं समझ में आया, बना लीजिए जल्दी से। हाँ जी, हाँ, इसकी स्पीड कांस्टेंट है कि नहीं, तो बस स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाइए। आप किसने मना किया, वो किसकी तरफ है, वो स्पीड बदल रहा है क्या, खत्म कहानी। अब ये देखो, ये सर्कुलर मोशन के पास, अभी सुनना ध्यान से, तुम्हें समझ में आया इसने क्या पूछा। मुझे ऐसे 3-4 लोग चाहिए बस क्लास में जिसमें अपना काम हो जाएगा। जरूरी है भाई, ऐसे लोग अगर 2-4 भी तुम्हारी क्लास में तो तुम कुछ ना सीखोगे, तुम तो पूछोगे नहीं, समाज सेवा तो वही करेंगे भाई। डाउट उसी को आते हैं जो थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहता है। 90% आबादी तो मान लेती है इन्होंने क्या, वो तो ठीक ही होगा, ऐसा ही होता होगा। नहीं समझ में आई बात, और लगाना चाहिए दिमाग। नहीं लगाएंगे, साइंस लिए ना यार, दिमाग नहीं लगाना था तो फिर गांधी जयंती याद करते 2 अक्टूबर, कोई फॉर्मूला नहीं, कोई लॉजिक नहीं, मस्त रहो। यहां तो लगाना पड़ेगा दिमाग। तो एक बहुत बेसिक चीज क्या है कि जितने भी फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करते हैं वो कभी कोई वर्क नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, कि सब आप ही ने तो कहा
कि सर्कल में घुमाने के लिए एक फोर्स चाहिए जो v के परपेंडिकुलर हो। अगर v के परपेंडिकुलर है तो वो ds बाई dt के परपेंडिकुलर है। v इज ds बाई dt ना, तो फोर्स ds मतलब डिस्प्लेसमेंट के भी परपेंडिकुलर है। और जब फोर्स डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होगा तो वर्क डन बाय फोर्स जीरो होगा। और जब वर्क डन बाय फोर्स जीरो का चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो, तो स्पीड कांस्टेंट रहेगी। नहीं समझ में आया? और जब कभी भी स्पीड कांस्टेंट है, टाइम निकालने का तरीका क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड। नहीं समझ में आया? समझ में आ गई बात? तो ये तो सारे के सारे जो केसेस हैं, ये सारे के सारे केसेस बेसिकली यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल है ना। इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो टाइम पीरियड लगातार वेरी करता है। अगर स्पीड बढ़ रही है या घट रही है तो टाइम पीरियड कांस्टेंट होगा क्या? पॉसिबल ही नहीं। टाइम पीरियड कांस्टेंट कब होगा? जब स्पीड कांस्टेंट हो, मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर। हेलो, नहीं समझ में आया? मैंने भी एक बात बोली, जितने भी फोर्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेंगे वो कभी कोई वर्क वर्क क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि फोर्स अगर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो वो डिस्प्लेसमेंट के भी। और जब फोर्स डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होता है तो वर्क डन बाय फोर्स। जब वर्क डन बाय फोर्स जीरो का चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, पता है ना वर्क एनर्जी थ्योरम? वर्क डन बाय फोर्स जीरो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो है तो स्पीड कांस्टेंट। नहीं समझ आया? अब जो तीसरा वाला एग्जांपल है इसका, तीसरे वाले एग्जांपल में हम न्यूमेरिकल मतलब लैंग्वेज नहीं लिखेंगे। अब हमें समझ में आ गया, हम जगह सब जगह एक ही काम कर रहे हैं कि कुछ पार्टिकल्स हैं जो म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के रिस्पेक्ट में कॉमन सेंटर मास के अबाउट घूम रहे हैं बाय मेंटेनिंग टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट, या मेंटेनिंग ट्राइंगल, या मेंटेनिंग स्क्वायर। तो जो तीसरा जो केस है वो स्क्वायर वाला केस है। ये जेई मेंस के अंदर 2 बार आ चुका है एज इट इज, नीट में अभी तक नहीं पूछा गया है। ट्राइंगल वाला जो है वो मेडिकल एग्जाम में भी आ चुका है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। यहां इस तरीके से लाइक दिस, हमने क्या पिछली क्लास में स्क्वायर वाला केस भी सोल्व किया था यार? यहां पर एम, यहां पर एम, यहां पर भी एम, और ये सारे के सारे मास क्या है? एम। ये कुछ इस तरह से रिवॉल्व करते हैं कि ये हमेशा एक आर साइड का स्क्वायर मेंटेन करते हैं, ऐसे घूमेंगे। बात समझ में आ गई? आप मुझे बताइए, अगर साइड ऑफ द स्क्वायर आर है तो डायमेट्रिकली ये डायगोनल है वो क्या? √2r। तो सेंटर से ये डिस्टेंस कितनी? अगर ये आर है तो बताओ आर की वैल्यू क्या? क्या? आर बाय, बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या आपको पता है हमने जो इधर फोर्स निकाला था वो कितना आया था? एफ रिजल्टेंट इस पे भी इधर आएगा, इस पे इधर आएगा, इस पे इधर आया था नहीं आया था? अगर आपको पता हो तो एफ रिजल्टेंट हुआ करता था पिछली क्लास में जी एम स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर 2√2 + 1/2। अरे पिछली क्लास में, हाँ आया समझ में? आप मुझे बताइए, क्या यही गरीब प्रोवाइड करेगा एम वी स्क्वायर बाई आर? एम वी स्क्वायर बाई आर में आर क्या आएगा? रेडियस। क्या रेडियस की वैल्यू आर बाय, क्या एक एम से एम कैंसिल कर दूंगा? आप मुझे बताइए इसको, जी एम अपॉन आर स्क्वायर 2√2 + 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल वी स्क्वायर अपॉन आर बाई √2। नहीं समझ में आया? पक्का ना? आर बाई √2, फिर उसको यहां लेके आ गया, मतलब रास्ता छोटा कर लिया, और क्या ये तो हुआ? नहीं समझ में आया? धन्यवाद। अब सुनिए, क्या एक रवा ना, अब इसको वी का स्क्वायर रूट लगा दूं तो वी की वैल्यू क्या मिल गई बताइए? √ऑफ, जल्दी बताओ, जी एम अपॉन आर 2√2 + 1/2, दैट विल बी द आंसर। नहीं समझ आया? जल्दी बना लो।
जल्दी से बना लो। बढ़ जाए, नहीं बढ़े? कितने लोग जो दिवाली पे घर जा रहे हैं? हाथ तो ठीक से खड़ा करो यार। क्या? यार एक बात, थोड़ा तमीज से हाथ खड़ा करो। दिवाली पे कितने लोग घर जा रहे हैं? हाँ, टेबल के नीचे हाथ नहीं खड़ा करना होता। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और सब लोग मतलब 25 26 के आसपास ही निकलेंगे? 28? वो ठीक है, वो मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं दिवाली की छुट्टियों की प्लानिंग की बात कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ। हेलो, देखो एक बात बताऊं, मैंने दूसरी क्लास में आज ऑब्जर्व किया है कि गरीबी तो है तुम्हारे बैच में। मतलब अच्छी खासी गरीबी है। मतलब मैं वो मान के नहीं पढ़ा सकता कि आप प्रो प्लस हैं। ऐसा नहीं होता? पहली बात तो दुनिया ने एक प्रो लगा दिया, फिर उस पर भी प्लस लगा दिया। लोगों को बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। सबसे पहले जब इंसान पैदा हुआ तो लोगों ने बहुत अक्लमंदी से नाम रखा आदमी। आदमी पारसी वर्ड, इसका मतलब होता है भुलक्कड़, भूलने वाला। फिर लोगों ने कंप्यूटर बना लिया, उनको बर्दाश्त नहीं हुआ कि हम लोग कंप्यूटर बना सकते हैं, तो फिर हम इंटेलिजेंट, तो उन्होंने सेपियंस डाल दिया। होमोसेपियंस मतलब इंटेलिजेंट। फिर उनको और लगा हम तो और इंटेलिजेंट, सेपियन सेपियन डाल दिया। अब आगे सेपियंस बढ़ता रहेगा धीरे धीरे। हेलो, सीखा जा सकता है, सीखा जा सकता है। मैं आज के बाद इस बैच में ये मान के नहीं पढ़ाऊंगा कि आपको कुछ भी आता है। समझ में आ गई बात? पर मैं पढ़ाऊंगा उसी लेवल तक जहां तक मैं जाता हूं। अब उसके दो तीन तरीके हैं। मेहनत करना चाहते हो, नहीं चाहते हो? कर लोगे? मतलब देखो, वादा उतना ही किया करो जितना हो सके। आज मुझे बताइए कि हम 5 5 क्लासेस ले रहे हैं, बहुत सारा कंटेंट बनाते हैं, दुनिया भर के और भी काम करते हैं। 17 18 घंटे, 16 घंटे हमारी वर्किंग है। हमारा तो करियर सेट है। नहीं करें तो भी कोई चेंज नहीं कर सकता। नहीं समझ में आई बात? अब तुम्हें तो करियर बनाना है यार। भूल जाओ सब चीजें, कुछ महीनों के लिए शॉर्ट सेट हो जाएंगी चीजें। एक जरूरी चीज मैं बता देता हूं, सिखा तो मैं दूंगा। देखो दो चीजें मैं क्लियर बताऊं आपको। लोग मेरे बारे में बहुत बड़ा थोड़ा सा अफवाहों का मार्केट गर्म रहता है। वो तो बहुत टॉप लेवल का पढ़ाते हैं, वो तो एसआरजी वालों को ही पढ़ाते हैं, वो तो उनका तो समझ में नहीं आएगा। नहीं समझ में आई बात? सो एवरीथिंग इज रिलीजिंग फ्रॉम हियर। कि आपको अगर पहले ही मेंटली प्रिपेयर कर दिया जाए कि यार वो तो पता नहीं क्या, तो आप हर बच्चा शक की नजर देखता है, बोलो ये तो मुश्किल होगा यार, सो डिफिकल्ट। नहीं समझ में आई बात? फिनमैन का नाम सुना? फिनमैन का, फिनमैन ऐसा बोलते हैं, मतलब बहुत बड़े प्रोफेसर रहे एमआईटी के फिजिक्स के। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी, जो वॉल्टर लेविन ने रिपीट की, कि अगर कोई फिजिक्स का टीचर ऐसा है कि फिजिक्स पढ़ाते वक्त इंटरेस्ट क्रिएट नहीं कर पा रहा, तो वो क्रिमिनल है। ये मजाक नहीं है। मतलब फिजिक्स जैसा सब्जेक्ट जो 24 घंटे, यार तुम बस, तुम्हारी आदत खराब है। चीजों को उतना ही इंटरेस्ट में लेना चाहिए जितना कि, हाँ, अपना टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। अगर आप कोई चीज बताई जा रही है तो आपके फायदे की चीज है। तो फिजिक्स एक ऐसी चीज है कि आप चलते फिरते अपने सराउंडिंग में 100% ऑब्जर्व कर सकते हो, देख सकते हो, फील कर सकते हो।
लेकिन बाकी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है। बायोलॉजी तो आप पूरा ही देख सकते हो। नहीं, ये हमारे बायो वाले सर बोलते थे, बोले यार जो देखा जा सकता है हर चीज आपके लिए विजिबल है, आप चाहे सेल भी देख सकते हो, छोटे छोटे लेवल सेल देख सकते हो, न्यूरॉन देख सकते हो, उसके लिए कहते हो रटते हो। और इलेक्ट्रॉन जीवन में आज तक नहीं देखा, वो तुम समझते हो। तुमने कौन सा दुनिया, नहीं समझ में आई बात। सो इस बहुत कॉमन परसेप्शन था। अभी मैं दो चीज बातें कर रहा हूँ, दो तीन बात सुनना ध्यान से। ये मेरा खुद का डेटा वो एनालिसिस है जो मैंने बरसों से किया है। इन स्टूडेंट लाइफ चेंज इज ऑलवेज हैपन विद इन 45 डेज या आफ्टर 45 डेज। 45 डेज से पहले कभी चेंज नहीं आता। हैबिट्स बदलनी है तो 21 दिन मिनिमम चाहिए होता है। हैबिट्स बदलने के लिए कितने? 21। लेकिन स्टूडेंट लाइफ के अंदर चेंज लाने के लिए मिनिमम 45 दिन चाहिए होता है। अब प्रॉब्लम पता है क्या है? हर कोई चाहता है, अगर मैं आपसे कहूँ यार आपको कल से पढ़ना है, बस इस साल किसी भी कंडीशन में क्वालिफाई करना, फिजिक्स चैलेंजिंग, अगर फिजिक्स सुधर गया तो बाकी तो कर लेंगे अपन, ऐसा माइंडसेट होता है बच्चों का। चलो ठीक है, सब करेंगे मेहनत। मान लीजिए किसी बच्चे को 400 नंबर आए इस टेस्ट में, फॉर एग्जाम्पल 400 थे। अब उसको जुनून चढ़ गया, बोले यार सर ने कहा मैं तो सर के साथ लग के मेहनत करूंगा, देखते हैं क्या होता है। अगले टेस्ट तक वो रात दिन मेहनत करता है, 21 दिन तक बहुत मेहनत करता है। पहले वो बेचारा 4 घंटे पढ़ता था, अब वो 9-10 घंटे पढ़ रहा है। बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है, वो तो मेस में खाना खाना जा रहा है तो भी रिवीजन कर रहा है, दिमाग में सेट है, पढ़ना है, जुनून है। 21 दिन के बाद कुछ नहीं होने वाला। ये 400 से 410 चल जाएंगे, 420 हो सकता है, 380 रह जाए। बात को समझना ध्यान से। 21 दिन में कभी चेंज नहीं आएगा। बाई चांस पेपर ही टीचर ने ऐसा बना दिया कि सारे ईएलपी के सवाल दे दिए, जाने पहचाने सवाल दे दिए, तो अलग कहानी। रियलिस्टिक पेपर बनेगा, चेंज नहीं मिलेगा। होता ही है, उसको लगा मैं 4 घंटे पढ़ता तो भी 400, 10 घंटे पढ़ने लगा तो भी 400, मेरा कुछ नहीं होना। एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, उसको दिमाग में यही बात आएगा। तो वो क्या कर देता? गिव अप कर देता, बोले भाड़ में गया, मैं पहले ही ठीक था, पहला डिपार्टमेंट। सुनिए, दूसरा बच्चा और हिम्मत करेगा, बोले थोड़ा और एफर्ट मारते हैं, ठीक है, वो एक टेस्ट तक और मेहनत करता है, तो भी कितने दिन होंगे? 42। अगले 21 दिन 42 दिन है ना, मैंने कितना कहा? 45। 90% आबादी 45 डेज से पहले गिव अप कर देती, इसलिए चेंज कभी आएगा ही नहीं। और आपको अपना करियर बनाना है, अपनी जिंदगी बनानी है, तो 45 दिन तो आपको रात दिन एक करना पड़ेगा। अगर आप करके कर सकते हो, आप गारंटी लिख लो मेरे साथ, चीजें ऐसे पढ़नी है कि एक बार पढ़ ली दोबारा सिखाने की जरूरत ना पड़े। तुझे 2x2 नहीं आता, मैं बता दूंगा। तुझे एलसीएम नहीं आता, मैं हर चीज में बता दूंगा। और एक बात तो क्लियर है, कुछ बच्चे मुझसे पढ़े हो जानते हैं कि मेरे जो मेथड होते हैं सवालों को सोल्व करने के, वो सबसे आसान होता है। इजिएस्ट वे सिखाऊंगा सवालों को सोल्व करने का, सिंपल कैलकुलेशन, आसान कैलकुलेशन, लेकिन मैं फिजिक्स से करवाता हूं, तो वो दिमाग लगाना पड़ेगा। तुझे जो मैंने 2 क्लास में पढ़ा दिया, उसको घोट के आना पड़ेगा अच्छे तरह से, फिर तुझे मजा आएगा। फिर तो मैं एक चैप्टर में इतने कंसेप्ट क्लियर करवा दूंगा कि तू, मैं गारंटेड बोल रहा हूं, तू पुराना रिवीजन नहीं भी करेगा, तेरे सवाल बनेंगे फिजिक्स के। अपनी चीजें बताई भी आनी चाहिए, उतना कमिटमेंट करना पड़ेगा। देन आई विल हैंडल ऑल द थिंग्स ऑफ योर फिजिक्स। कोई बड़ी बात नहीं होती। मैं प्योर बायोलॉजी का आदमी रहा हूं, अपनी मैथ से कोई लेना नहीं, बाद में मैथ्स वेथ लेके बाद में डिग्री की मैंने फिजिक्स की अलग बात। डॉक्टर बना, फिजिक्स पढ़ाई। 12वीं क्लास में फिजिक्स में ग्रेस नंबर थे 31 आउट ऑफ 100। हाँ मतलब क्या, हमारा मकसद ही नहीं था पढ़ना, वो तो डिपेंड करता ना आपका मकसद क्या है। कभी सोचा ही नहीं था कि पढ़ाई करेंगे, जीवन में कभी नहीं सोचा कि यार मतलब कभी फिजिक्स पढ़ानी पड़ेगी। मेरा तो एक ही गोल था, या तो मैं स्पोर्ट्स में जाऊंगा या मैं आर्मी में जाऊंगा। अपन पढ़ाने के लिए बने ही नहीं थे। वो कहते हैं ना, मैं दरिया हूं अपना हुनर जानता हूं, जिस तरफ भी बेच चलूंगा रास्ता बन जाएगा। तो बदल गई दुनिया, मतलब थोड़ा सा 2-3 मिनट लगेंगे तुम्हें, अभी अभी काम की चीजें हैं। तो अगर मैं किसी और की बात ना करूं, सिर्फ अपनी बात करूं, फिजिक्स बाय ग्रेस से जब मेडिकल एग्जाम दिया, आई गोट 292 मार्क्स आउट ऑफ 300 फिजिक्स में। हमारे टाइम पे 300 नंबर का फिजिक्स, 4 दिन पेपर चलता था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, और 100 सवाल आते थे, +3 - 1 मार्किंग स्कीम होती थी, मतलब 100 सवालों के 300 नंबर। फिजिक्स में 292 आए थे 300 में से, 138वीं रैंक थी मेरी। और एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया था केमिस्ट्री की शफलिंग की वजह से, 9 सवाल गलत हो गए थे मेरे, उसके बाद ये कंडीशन थी। तो ऐसा नहीं था, मुझे आज तक याद है, आप बिलीव नहीं करोगे कसम खुदा की मैं आपसे कह रहा हूं, जब मैं पहली क्लास फिजिक्स की कर रहा था, जब मैं यहाँ आया कोटा, तो जब मैंने छोड़ दिया था स्पोर्ट्स वगैरह सब, अब पढ़ना ही है। मेरी बहन का बोन मेरो फेलियर से उसकी डेथ हो गई। मेरे पापा ने ऐसे बोल दिया था कि यार या तो मैं चाहता तो आर्मी में जाए या डॉक्टर बने, क्या किया तूने।
तो वो एक इमोशनल टाइम था। तो मेरा दोस्त था अशोक श्रृंगी, हमने बैठ के प्लान किया, डॉक्टर बनने के लिए एज लिमिट की जरूरत नहीं होती, अपने बीएससी कर भी लिया तो क्या है, चलो तैयारी करते हैं। किसी को नहीं बताया, तैयारी चालू कर दी। जब सिलेक्शन हुआ तो घर जाके बोल दिया कि मेरा सिलेक्शन हो चुका है, मैं जा रहा हूँ। मतलब एक अलग जुनून था, आप बिलीव नहीं कर सकते। पहले दिन जो हमारे गौतम साहब थे, मैं बहुत उनका रिस्पेक्ट करता हूँ, जूलॉजी के प्रोफेसर अभी भी हैं, बहुत जीनियस, मतलब मेरी जिंदगी में उनसे इंटेलिजेंट आदमी मैंने देखा। अलग ही लेवल था, बहुत अलग लेवल। आप सोचो कि वो टीचर नहीं होता कि मारेंगे बुरी तरह से, रोने भी नहीं देंगे। नहीं समझ में आई बात। बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट को एक नोट्स नहीं लिखाने देते थे। आप पूरी जूलॉजी छोटे से रजिस्टर में थी हमारी, और लिखाएंगे नहीं और पूछेंगे और अगले दिन। वो तरीके बहुत ब्रिलियंट थे। मुझे कुछ चीजें उनकी याद है अभी। तो ऐसा था कि जब मुझे लगा कि मुझे तैयारी करने में, उनके पास चला गया, बात को सुनना काम की, मेरी लाइफ की चीजें हैं। तो मैंने कहा सर मैं मेडिकल की तैयारी, हाँ वेरी गुड, मैंने तुझसे पहले कहा था यू आर इंटेलिजेंट। अच्छा, अपन को सिर्फ बायोलॉजी समझ में आती थी, तो बीएससी जब कर रहा था तो मुझे पढ़ाते थे, तो वो ठीक है यार, मेरी अपन बायोलॉजी समझ में आती थी, जितना मेरे समझ में आता मैं डिस्कस करता था टीचर से, तो उनसे मैं अक्सर डिस्कस करता था। तो उनको लगता था यार ये लड़का थोड़ा पढ़ा लिखा दिख रहा है। उनको क्या पता बाकी अपना डी वाई बाई डी एक्स नेगेटिव है। तो मैंने उनके पास गया। अब फाइनेंशियली बहुत बुरी कंडीशन थी उस वक्त, बहन के इलाज में बहुत पैसा लग गया था, पूरे इंडिया में इलाज करवाया था। तो फादर ने कहा यार मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूँ या घर चला सकता हूँ, तुम देख लो, तुम सबसे बड़े हो घर में, ठीक है। तो मैंने रनिंग सोर्सेज चालू किए, ट्यूशन से फिजिक्स की और एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लिया। फिजिक्स की ट्यूशन भी उन सर ने कहा कि मेरा एक दोस्त है वो पढ़ाता है, उनके पास चले जाना, वो बहुत बड़ा नाम है फिजिक्स में। तो मुझे याद है पहले दिन जब फिजिक्स पढ़ रहे थे हम क्लास में, तो सर ने कैलकुलेशन करते वक्त इसको √2 लिख दिया। मैं पूरी क्लास में कोमा में था, हाउ कैन डू दिस, मतलब आप ये कैसे लिख सकते हो, वो तो 2/√2 था, आप √2 कैसे लिख सकते हो। उसका रीजन सिंपल ये था कि 10वीं क्लास तक जिस गवर्नमेंट स्कूल में गांव में पढ़े थे, उस स्कूल में 2 ही टीचर थे, एक साइंस का दूसरा संस्कृत का। आप इमेजिन सोचो, संस्कृत के टीचर ने हमें मैथ्स पढ़ाई है, तो क्या ही मैथ्स आती होगी। ये लेवल मैथमेटिक्स का था। आई होप तुम में से इतनी गंदी किसी की नहीं होगी, ग्रेस मार्क किसी के नहीं होंगे। मैंने वहां से मेरी जर्नी ट्रेवल की है। पर किस्मत इतनी अच्छी थी कि जहां मैं रहता था छावनी करने कोटा में, तो एक स्कूल प्रिंसिपल थी शांति मैम, जो कि किसी स्कूल में प्रिंसिपल थी, उनके वहां मैं रेंट पे रूम लेके रहता था। एक दिन क्या हुआ, मुझे 4-5 दिन ही हुए थे पढ़ते पढ़ते, एक भैया चलते आ रहे उधर से, मुकेश उनका नाम था, मुकेश यादव। तो वो चलते आ रहे थे, मैं अपने गेट पे साइकिल अंदर लेके जा रहा था, तो उन्होंने देखा ये लड़का नया नया शायद आया है, हेलो मिस्टर ऐसे करा उन्होंने। मैंने कहा हाँ, क्या नाम है तुम्हारा, मैंने कहा परवेज। क्या कर रहे हो यहाँ पे, अभी नए नए आए हो, मैंने कहा हाँ। रूम लेके रह रहे हो यहाँ पे, 2 मिनट आ जाओ तेरे रूम पे, मैंने कहा आ जाओ। अब नए नए आए हैं, वो घूम रहा है कोई आदमी, तो क्या 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 कर रहा है तू, मैंने कहा मैं मेडिकल की तैयारी की है। क्या, अच्छा अच्छा वेरी गुड, मैंने भी की थी। मैंने भी की थी। तो वो मुझसे कहने लगे कि मेरी राजस्थान बोर्ड के अंदर सेकंड मेरिट थी ऑल राजस्थान। उनके जो फादर थे वो मैथमेटिक्स के टीचर थे। तो बोले मेरी ऑल राजस्थान 12वीं क्लास में कौन सी मेरिट थी, सेकंड। उस जमाने में ट्रेडिशन था कि 12वीं के बाद ही तैयारी करते थे, 11वीं में कोई नहीं पढ़ता था। तो कि मैंने 2 साल तैयारी की पर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा मैं पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, हम तो गलत आदतों में लग गए थे इसलिए नहीं हुआ हमारा। मैंने क्या कि बस कोचिंग से बंक मारते थे, कोटा बैराज जाते थे, सिगरेट पीते थे, वापस आ जाते थे। ऐसा लगता था कि अपन तो सेकंड मेरिट होल्डर है, अपना तो हो ही जाएगा। गलतफहमी दूर हो गई 2 साल के अंदर। और ही वॉज अ जीनियस, मतलब बहुत बढ़िया थे वो। तो उन्होंने कहा कि मैं सिगरेट पीता हूँ डेली, घर पे अगर पता लग जाएगा तो वो जूते मारेंगे, तो मैं चुपके से कहीं जाके पीता हूँ, मैं तेरे रूम पे आ जाऊँ रोजाना, कोई दिक्कत तो नहीं है। बदले में तो कुछ पूछ लेना मुझसे, कुछ अटके तो। मैंने कहा ये 2/√2 कैसे होता है। 2/2 ये √2 कैसे होता है। तो उन्होंने सर पकड़ लिया कि ये तुझे नहीं आता। मैंने कहा नहीं आता। मैंने कहा एक बार बता दो, दोबारा तो मैं कभी जरूरत नहीं पड़ने दूंगा। उन्होंने मुझे बाकायदा सिस्टमेटिक तरह समझाया, स्क्वायर कैसे करेंगे, फिर उसको ऊपर कैसे √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो कैसा है, सब बता दिया। मैंने कहा ऐसे होता है, बोले ठीक है। मैंने कहा आज के बाद वो डेली आते थे, मुझे जो भी गणित में नहीं आता था वो सीधा बताते थे,
और जो कुछ उन्होंने बता दिया, मेरी जिंदगी में मैंने बस एक रूल बनाया था कि आप मुझे कोई चीज आज सिखा दो, दोबारा कभी वो चीज आपको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको याद रखना मेरी जिम्मेदारी। इस रूल से मैं लग गया रात दिन मेहनत करने। पहले टेस्ट में मुझे पता है 15 दिन के अंदर टेस्ट था, पहला टेस्ट। इस 15 दिन में मैंने इतनी पढ़ाई की थी कि मेरी जिंदगी में पहले मैंने पूरे सालों की पढ़ाई मिला तो इतनी की होगी। हाँ, इतनी रात दिन, मतलब जुनून था, मतलब करना है अब। तो बहुत पढ़ाई की, बायोलॉजी घोट ली, केमिस्ट्री और फिजिक्स, बढ़िया जितना कर सकते थे। टेस्ट देने गए, टेस्ट सीरीज की थी। जब टेस्ट देने गया वहां पर, तो टेस्ट पेपर जब मैं दे रहा था, तब मुझे ऐसा लग रहा था जैसे पेपर मैंने ही बनाया हो, और सवाल आ रहा था मजेदार, ऑब्जेक्टिव सवाल। उससे पहले जीवन में सब्जेक्टिव ही किए थे, तो टिक कर रहे, बस सवाल देखा और मस्त बढ़िया, अरे मजा आ गया, पेपर शानदार हुआ। 200 सवाल आते थे पेपर के अंदर, 50 फिजिक्स, 50 केमिस्ट्री, 50 जूलॉजी, 50 बॉटनी, नेशनल लेवल पे जो टेस्ट सीरीज थी वो। अब जब आपका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, तो जैसे आप बाहर जाते हो, आंसर की लेते हो, चेक करना शुरू कर देते हो। बुरा होता है तो शाम को चेक करते हो। बहुत बुरा होता है तो चेक ही नहीं करते। नहीं समझ में आई बात? तो क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग बहुत अच्छा हुआ था, तो मैं सीधा नीचे गया, वहां एक पियोन खड़ा था, उसने आंसर की पकड़ा दी। अपन ने पेपर खोला, चालू चेक करना, पहले पेज पे फिजिक्स सबसे पहले, पहला सही, दूसरा सही, मजा आ गया, तीसरा सही, चौथा गलत, पांचवा गलत, छठा गलत, एक सही मिलता, 4 गलत मिलते, मेरा दिमाग खराब। थोड़ी दूर ही गया था साइकिल लेकर के मैं, तो वहां से मैं वापस आया। वापस आने के बाद मैंने पियोन से कहा, जो ओएमआर दे रहा था, आंसर शीट दे रहा था, मैंने कहा तुमने मुझे शायद गलत पेपर की आंसर की दे दी। बोले एक ही पेपर हुआ है, ये उसी के आंसर के, निकल यहां से। इतना रूडली उसने मुझसे बोला। मैंने पेपर के अंदर आंसर की रखी, उसको रोल किया, साइकिल पे फंसाया, और वहां से अपने रूम पे निकल लिया, दिल के अरमा आंसुओं में। घर गया और 2 दिन तक बहुत सोया, ट्यूशन भी नहीं गया फिजिक्स की, खूब सोया मस्त, और बस अपने आप को कोस रहा था, नहीं है चले थे डॉक्टर बनने। 2 दिन बाद जिन सर ने कहा था कि तू बहुत इंटेलिजेंट है, उनके घर पहुंच गया मैं। बेल बजाई तो वो वहीं थे। आपने तो कहा था तू इंटेलिजेंट। बोले क्या हुआ? मैंने कहा पहला टेस्ट दिया मैंने। देखो टीचर क्या होता है, और आप अगर उसको फॉलो करो तो क्या कर सकता है वो जीवन में, ये इसका एग्जाम्पल है। मैंने उनसे कहा कि ये क्या है, मतलब मेरे तो 38% मार्क्स आए थे मेरे, और उस साल कट ऑफ गया था 69.8, उसके एक साल पहले नेशनल लेवल का। तो 38% मार्क्स लेके चला गया। मैंने कहा ये 38 इट्स वेरी गुड। मैंने कहा तो पहला आपने गलत फीमी पाल दी है। इंटेलिजेंट है, और फिर कह रहे हो वेरी गुड। 38% से होगा क्या कि तेरा कल थोड़ी एग्जाम है मेडिकल भाई। तो मुझे एक बात बता, तेने कुछ नहीं पढ़ा जिंदगी में, तू जीरो पे था, जीरो से तेने बहुत मेहनत की, 15 दिन तक तेरे 38% नंबर बना। अब जो तेरे 15 दिन का हार्डवर्क से तेने सीखा है, वो जो लर्निंग एबिलिटी, वो तेरे को आगे सीखने में मदद करेगी। और मैं तेरे से ये नहीं कह रहा तो अगले टेस्ट के अंदर 98% लेके आ जा, तो ये सिर्फ 2% नंबर बढ़ाने हैं। जो टेस्ट सीरीज तू कर रहा है उसमें 20 तो माइनर टेस्ट हैं, 4 क्वार्टर हैं, 2 सेमी मेजर हैं, हेलो, और 4 मेजर हैं। कितने टेस्ट हो गए? 32। कितने हो गए? 30 हो गए। आप मुझे बताओ, उन्होंने कहा कि साहब एक काम करना है, ये हर 15 दिन में टेस्ट होंगे, क्या तू अगले टेस्ट में 38 से 40 कर सकता है? पर उससे होगा क्या? 40% थोड़ा सिलेक्शन हो जाएगा। कल तेरा नीट है क्या? कल उसमें एमपीएमटी होता था, वो है क्या? या नहीं है? बोले देख, आप सिर्फ अगर 2% 15 दिन का टारगेट रखते हो, तो आफ्टर 20 माइनर टेस्ट यू विल गेट 40% प्लस मार्क्स। आपके भी 38% है, नाउ यू गेट 78% मार्क्स। बोल सिलेक्शन होगा नहीं होगा? यार ये तो पॉसिबल है। बोले इसमें एक चीज होगी, वो चीज क्या होगी कि हो सकता है अगले टेस्ट में तेरे 38% के बजाय 36% ही रह जाए, तो मूड नहीं खराब करना। या ये भी पॉसिबल है एकदम से 10% बढ़ जाए, तो और कॉन्फिडेंट भी नहीं होना। आपको देखना ही है कि जब आपके मार्क्स गिरे, तब हो सकता है जब 38% आपके बना, तो टॉपर जो था उसके 92% मार्क्स था, हेलो। जब आपके 34% रह गया, तो पता लगा कि टॉपर के तो 86% ही रह गया। तो बताओ टॉपर के कितना मार्क्स गिरा? 6%। नहीं समझ में आया? और तेरे कितना गिरा? 4% ना, तो तेरा 2% बढ़ा है। नहीं समझ में आया? ये कैलकुलेशन रखनी है।
और कभी जिंदगी में कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। अगर करना है तो निकले यहां से, घर पे खेती बाड़ी करना और मस्त रहना। कमजोर लोग ख्वाब पूरे नहीं करते, ऐसे थोड़ी बोलते थे जबरदस्ती पैम्परिंग कर रहे हैं। उसके बाद मैं सर के पास कभी नहीं गया पूछने के लिए, बस अपनी जर्नी को मैंने बहुत सिस्टमेटिक हार्डवर्क से ट्रेवल किया। ये रूल बना के रखा, एक बार कोई चीज सिखा तो दोबारा सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एट द एंड ऑफ द सेशन मेडिकल एग्जाम दिया, क्वालिफाई कर लिया, हाईएस्ट मार्क्स फिजिक्स में आए। फिजिक्स में मतलब आप सोच नहीं सकते, मैंने लास्ट के दिनों में फिजिक्स में लास्ट के 11 दिन में 9000 सवाल सोल्व किए। और आप मैं बताऊं, एक बच्चा है अभी मास्टर प्रो 1.0 के अंदर, पहले टेस्ट में 440 नंबर थे, अभी पिछले 4 टेस्ट में उसका एवरेज 670 प्लस चल रहा है। क्या जबरदस्त हार्डवर्क करता है वो लड़का। आप, मैं उसका एग्जाम्पल देता हूं हर पेज में। उससे पूछा है मैं, तू मुझे टेक्स्ट करता है, मैं बताता हूं तेरे बारे में। सर बताओ मुझे क्या दिक्कत है। आप देख लीजिए, वो बच्चा एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन मुझे अपडेट किए बिना वो सोता हो। हमने पहले ही टेस्ट के बाद बना लिया था। ये उसका है, आप देख लो। कल उसका था फिजिक्स में सवाल किए 312, केमिस्ट्री में 164, बायोलॉजी में 329। उसके पहले फिजिक्स में 283, केमिस्ट्री में 174। उसके पहले 200। हर दिन लगभग 250 से 300 सवाल फिजिक्स के, लगभग 200 से 250 सवाल केमिस्ट्री के, और उतने ही सवाल बायोलॉजी किए बिना वो सोता नहीं है। एक रूल बना रखा है उसके लिए। मैंने एक एग्जाम में ऐसे ही बोला था, बोले तुम लोग क्या पढ़ाई करते हो यार। मैं जब अपना सेल्फ स्टडी करता था, सुबह की यूज एंड थ्रो वाला पेन निकालता था, अगर रात तक वो खत्म नहीं हुआ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस से, तो मैं मानता था कि मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, मेरी पढ़ाई नहीं हुई। ये मेरा रूल था। उस बच्चे ने इस रूल को अपना लिया। ये देखो, छुट्टी वाले दिन उसने 2 पेन खत्म किए। लिखा सर सुबह 4 बजे उठा था और रात को 11:45 तक 2 पेन खत्म कर दिए प्रैक्टिस कर करके। ये डेडिकेशन चाहिए होता है, सिलेक्शन तो इनका होगा। हम हमारी मर्जी में तब पढ़ते हैं, मर्जी में तब नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, हमारी प्रायोरिटीज कुछ और हैं तो नहीं होगा। सिंपल सी बात है यार। खुद ही का जिंदगी, खुद ही का करियर है, बनाना चाहोगे बन जाएगा, नहीं बनाना चाहिए। इफ यू वांट टू डू गुड स्कोर इन फिजिक्स, आई विल रिमेन्स विद यू अप टू द नीट डे। मुझे देखो, केयरलेस लोग पसंद नहीं आते और रेगुलर इरेगुलर तो बिल्कुल पसंद नहीं आते। आप आइए, रेगुलर पढ़ाई कीजिए, जो बता रहा हूं वो सीखना पड़ेगा। बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा हर चीज को, लेकिन जो बताया है घर जाके अच्छे से प्रैक्टिस करें। सबसे बेहतरीन तरीका होता है क्लास खत्म, ब्रेक के अंदर ही फटाफट जेब में हाथ डाल के बाहर खड़े होने से कुछ नहीं होता। 3 या 4 पेज पढ़ाता है टीचर, इमीडिएटली रिवाइज कर ले। 3-4 पेज 10 मिनट में रिवाइज हो जाते हैं। घर जाके रिवाइज करना 1 घंटा लगेगा, 40 मिनट कम से कम लगेंगे। अगले दिन रिवाइज करना 1.5 से 2 घंटे लगेंगे। परसों तो समझ में भी नहीं आया क्या पढ़ाया था। तो कम से कम टाइम में करना चाहते हो, राइट तरीकों से पढ़ो। चलिए साहब, बढ़ते हैं आगे। अब हम बात कर रहे हैं एक नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास में होगा क्या। एक तो कैविटी वाली प्रॉब्लम आती है, उसको हमें समझना है। एक चीज समझिए, मास डिस्ट्रीब्यूशन कितने तरह का होता है? 3 तरह का। लीनियर, सरफेस एंड वॉल्यूम। सेंटर ऑफ मास में पढ़ा होगा। लीनियर मास डेंसिटी होती है टोटल मास बाय टोटल लेंथ। सरफेस होती है टोटल मास बाय टोटल एरिया। वॉल्यूम होती है टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम। ये होती नहीं होती? इनका रोल क्या है कि साहब, इनका रोल सिर्फ इतना है कि आप मुझे कोई वायर दे दीजिए, इसका लेमडा दे दीजिए, किसी टुकड़े की लंबाई का मास अगर डीएम है, इसकी लेंथ डीएक्स है, तो इस टुकड़े की लंबाई का मास अगर मैं निकालना चाहता हूं तो लेमडा से लंबाई को मल्टीप्लाई कर दे, तेरे को डीएम मिल जाएगा। ये काम होता है। अगर मैं आपसे कहूं कोई एरिया है मेरे पास, इसका सिग्मा मुझे पता है, छोटे से तो एलिमेंट का मास डीएम है, इस डीएम मास के एलिमेंट का एरिया डी है, अगर मुझे इसका डीएम निकालना है तो मैं सिंपल करूंगा, सिग्मा को इसके एरिया से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मिल जाएगा। अगर मेरे पास वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास हो, कोई थिक बॉडी थी हमारे पास, ऐसी कंडीशन में इसकी वॉल्यूम मास डेंसिटी रो है, एक छोटा सा क्यूब यहां से कट करता हूं, इस क्यूब का वॉल्यूम डीवी है, इसका मास डीएम है। अगर मुझे डीएम की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो इसके रो को मल्टीप्लाई कर दूंगा इसके वॉल्यूम से, मुझे मिल जाएगा। इतना सही काम है। अब एक सिंपल बात बताइए, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बात करता हूं, ये मेरे पास एक डिस्क है। क्या है ये? डिस्क। इस डिस्क का मास कैपिटल एम है, इसका रेडियस कैपिटल आर है, इसका सिग्मा क्या बनेगा? मास अपॉन पाई आर स्क्वायर। बनेगा नहीं बनेगा? ये कांस्टेंट पैरामीटर है कि नहीं? है ना। अगर कोई आपसे कहे कि बेटा यहां एक छोटी सी कैविटी क्रिएट करनी है, इस कैविटी की रेडियस आर है
और इस आर रेडियस के टुकड़े का अगर आपको मास निकालना पड़ा, वो स्मॉल एम था, तो क्या सिग्मा इंटू इसका एरिया पाई आर स्क्वायर कर दूंगा? बोल भाई, क्या सिग्मा कांस्टेंट है? क्या पाई भी कांस्टेंट है? क्या एम इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर आएगा? तो हम डायरेक्ट निकाल लेंगे। कैसे? अगर आपने इसकी रेडियस r बाई 2 रखी होती तो ये आर स्क्वायर बाई 4 होता, मतलब मास m बाई 4 मिल जाता। अगर रेडियस r बाई 3 रखी होती तो आर क्यूब बाई, सॉरी, आर स्क्वायर बाई 9 होता, मास m बाई, अगर इसकी रेडियस r बाई 4 होती तो मास कितना मिलता? m बाई 16। डायरेक्ट निकाल सकते थे ना, ज्यादा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, सीधी बात करेंगे। रेडियस के पाई आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आएगा, आर को आप आधा कर दीजिए, मास 1/4 रह जाएगा, आर को 1/3 कर दीजिए, मास 1/9 रह जाएगा, आर को 1/4 कर दीजिए, मास 1/16 रह जाएगा। ये कहानी क्लियर? अगर मैं आपसे कहूं मेरे पास कोई स्फीयर है, क्या है? स्फीयर। ये स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर। अब सॉलिड स्फीयर का रो होगा टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, होगा नहीं होगा? क्या ये पूरा कांस्टेंट है? अगर यहां छोटा सा स्फीयर निकाल लूंगा मैं, स्मॉल आर रेडियस का, तो इसका जो मास बनेगा वो रो इंटू इसका वॉल्यूम, क्या? 4/3 पाई आर क्यूब ना। क्या ये कांस्टेंट है? क्या ये भी कांस्टेंट है? क्या मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब आएगा? तो अगर मैं जो स्फीयर बाहर निकाल रहा हूं, छोटा स्फीयर, उसका रेडियस r बाई 2 होता तो मास कितना? m बाई 8। r बाई 3 होता तो m बाई 27। r बाई 4 होता, डायरेक्टली बता सकता हूं ना। आई होप समझ में आ गया होगा। ये आपने सेंट्रोमास में किया होगा। अब सुनिए मेरी बात को ध्यान से। एक बहुत फेमस प्रॉब्लम है जिसको बोलते हैं ट्रंकेटेड प्रॉब्लम या कैविटी प्रॉब्लम। ऐसे हमारे पास स्फीयर है, क्या है? स्फीयर। इस स्फीयर का जो मास है वो कैपिटल एम है, इसका जो रेडियस है वो कैपिटल आर है। रेडियस कितना है इसका? कैपिटल आर। इसके सेंटर से 2r डिस्टेंस पर, 2r डिस्टेंस पर एक पॉइंट मास रखा हुआ है, स्मॉल एम मास। इस स्मॉल एम मास पे लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, क्या उसकी वैल्यू g कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 4r स्क्वायर होगी। मान लीजिए एफ नॉट है, क्या ये? हमसे वो कहता है कि भाई साहब आपने यहां से एक r डायमीटर की कैविटी कट कर दी, तो r डायमीटर अगर तो रेडियस कितनी? r बाई 2। तो आपसे कहेगा कि जब r डायमीटर की कैविटी आप कट कर देते हो, तब जो रिमेनिंग सेक्शन है उसकी वजह से लगने वाला फोर्स क्या होगा? ये सेंटर था, आप मुझे बताइए। यहां हमने कैविटी बनाई लाइक दिस। सुनिए ध्यान से, ये हमारा ट्रंकेटेड सेक्शन है। आप मुझे बताइए ये जो कैविटी है, इस कैविटी से जो मास आप निकालोगे, उस मास की वैल्यू क्या बनेगी? m बाई 8। क्या बनेगी? बात समझ में आ गई ना? तो ये जो कैविटी वाला हमारा मास है जिसका रेडियस r बाई 2 है, इसका जो मास होगा m डैश, क्या उसकी वैल्यू m बाई 8 बनेगी? जरा बात को समझिएगा। ये जो फोर्स F नोट है, क्या इसमें यहां रखे हुए स्फीयर का, यहां रखे हुए छोटे वाले स्फीयर का फोर्स अगर मैं F1 मान लूं और रिमेनिंग का F2 मान लूं, तो दोनों इसको अट्रैक्ट कर रहे होंगे ना? नहीं समझ में आई बात? और दोनों देखो, ये वाला जो सेक्शन है इसका फोर्स कितना मान लेता हूं? F1। और रिमेनिंग का कितना मान लेता हूं? क्या दोनों इसको अट्रैक्ट करेंगे? क्या दोनों का वेक्टर सम ये होगा? बोलो ना यार। इफ F1 is force due to sphere of radius r by 2 and F2 is force due to remaining section, बताइए क्या F नोट की वैल्यू F1 प्लस F2 के बराबर होगी? मुझे किसका फोर्स निकालना है? F1 या F2? तो F2 की वैल्यू क्या आएगी? F नोट माइनस F1। बताइए इसका मास कितना? पक्का? इसके सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना? 3r बाई 2। नहीं समझ में आया? तो ये वाला स्फीयर कितना फोर्स लगा रहे होगा? g m बाई 8 इंटू एम अपॉन 3r/2 का स्क्वायर। नहीं समझ में आया? हम यहां कैलकुलेशन करेंगे। मुझे क्या निकालना है बताइए? F2 बिकम्स इक्वल टू F नोट कितना है? जी एम एम अपॉन 4r स्क्वायर, राइट?
माइनस जी एम बाई 8 स्मॉल एम अपॉन 9r² बाई 4। नहीं समझ आया? क्या ये 8 यहां आ जाएगा? क्या इससे 2 बार कैंसिल हो जाएगा? तो ये कितना बन जाएगा? 18। क्या लिखूं? जी एम स्मॉल एम अपॉन 4r² माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 18r² ना। एलसीएम क्या लेंगे? 36। 36 ले लेना यार। तो जब यहां 36 बनाओगे तो किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे? 9 से। और यहां 2 से, तो 9 माइनस 2 7 जी एम स्मॉल एम अपॉन 36 r² इज द AF2 ना। तो ट्रंकेटेड से इतना फोर्स लगा। दूसरा सवाल का जो लैंग्वेज होता है वो ये होता है कि अगर मान लीजिए पहले फोर्स कितना लग रहा था F0, बाद में फोर्स लग रहा है F2, तो उनका रेशियो क्या होगा? आप मुझे बताइए। क्या इसको मैं 4 × 9 लिख सकता हूं? F2 इक्वल टू 7/9 इंटू जी एम अपॉन 4r²। यस और नो? ये और ये की बात है ना। ये क्या है? F0। तो बताओ F2/F0 कितना? 7/9। नहीं समझ में आया? कहानी क्लियर? क्वेश्चन लिखिए। लिखिए, a small m mass placed at the distance 2r at the distance 2r from center of the solid sphere at the distance 2r from center of the solid sphere of mass capital M, center of the solid sphere of mass capital M and radius capital R. Radius capital R. If the force of attraction between them is F0, if the force of attraction between them is F0, then find out force of attraction, on small m if force of attraction on small m if a small sphere of radius r/2, a small sphere of radius r/2 removed from large sphere as shown, removed from large sphere as shown. आई होप समझ में आ गया होगा। सवाल क्या है हमारे पास? एक बड़ा स्फीयर है जिसका रेडियस आर, मास कैपिटल एम, इसके सेंटर से 2r डिस्टेंस में स्मॉल एम रखा हुआ है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है? F0। समझ में आ गई बात? अगर मैं बड़े वाले स्फीयर में से एक r/2 रेडियस का स्फीयर रिमूव कर दूंगा तो बताइए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी? द आंसर इज व्हाट? 7 GMM अपॉन 36 r²। अगर वो रेशियो के फॉर्म में पूछेगा तो बता सकते हैं? नहीं समझ आया? जल्दी कॉपी कीजिए। तू कैसे खड़ा है इतनी देर से?
समझ आया नहीं आया? ये सवाल समझ आया नहीं आया? देखो, जो पार्ट आपने हटाया है ना, वो जो जब वहां रखा हुआ था, तब वो जो फोर्स लगा रहा था वो फोर्स अपने साथ ले जाएगा। इतनी सी कहानी है। आपको सिर्फ इतना सा करना होता है कि जब ये यहां था तो इस पे कितना फोर्स लगा रहा था। नहीं समझ में आई बात? जब ये यहां रखा हुआ था तो इस पे कितना फोर्स लगा रहा था, जब इसको हटाओगे तो वो फोर्स इसमें से माइनस कर दो। अब उसके लिए आपको पहला काम क्या करना पड़ेगा कि जो भी आप केविटी बना रहे हो उसका मास कितना है। तो मास डिस्ट्रीब्यूशन से आपको मास निकालना आना चाहिए। डिस्टेंस आपको दे ही रखा है, तो G m1 m2 पर r स्क्वायर लगा दोगे, आप काम बन जाएगा। इसके बाद किसी क्लास है तुम्हारी? फिजिकल केमिस्ट्री। बढ़े आगे बढ़े। हम्म। बढ़ जाए। अब देखिएगा ध्यान से। किसी रिंग की एक्सिस पर जब कोई मास रखा जाएगा तो उस पर कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। आई एम नॉट गोइंग टू डिराइव द फॉर्मूला ऑफ दिस, यू जस्ट रिमेंबर द फॉर्मूला। डेरिवेशन करूंगा, उसके बाद भी आपको फॉर्मूला ही याद रखना है, टाइम भी वेस्ट होगा और अननेसेसरी कोई मतलब नहीं है, फॉर्मूले से सारे काम बन जाएंगे। तो हम करने क्या वाले हैं, एक रिंग है, आपको मैंने पिछली क्लास में कहा था कोई भी एक रेगुलर पॉलीगन हो एन साइड का, अगर रेगुलर पॉलीगन के सेंटर पे कोई मास रखूंगा तो नेट फोर्स क्या होगा, जीरो। क्या हमारी जो रिंग है वो इनफाइनाइट साइड का पॉलीगन होती है, तो रिंग के सेंटर पे कोई मास रखूंगा तो फोर्स जीरो लगेगा ना। पर बेटा रिंग की एक्सिस पे फोर्स जीरो नहीं होता, बात को समझिए ध्यान से। अगर मैं आपसे कहूं कि यहां मेरे पास एक रिंग है, क्या है, रिंग, और इस रिंग के सेंटर से यहां से एक्स डिस्टेंस पर हम एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। बात को समझिए ध्यान से। ये जो रिंग है इसका जो रेडियस है, ये केस बहुत अच्छे से समझना, बहुत मतलब बहुत ज्यादा अच्छे से। जब हम इलेक्ट्रो पढ़ेंगे ग्रेविटेशन के बाद में, ये 4 बार रिपीट होगा उसमें। कितनी बार रिपीट होगा, और एक ही है। अगर हम एक सीख लेंगे तो बाकी फिर 4 बार तो रिवीजन ही करेंगे एक तरह से, बस ड्रेस ही बदलेगा, कुछ नहीं कर, बार बार वही चीज डेटा आएगा। आप समझिए ध्यान से। जब इसका मास हमने कैपिटल एम लिया, रेडियस आर ली, इसका सेंटर है, इसको मैंने ओ बोल दिया, तो यहां से एक्स डिस्टेंस पर जब मैं कोई भी स्मॉल एम मास रखता हूं, पार्टिकल रख दिया यहां पर एम मास, तो इस एम मास के ऊपर जो रिंग के सेंटर की तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, इस फोर्स का वैल्यू होता है जी कैपिटल एम स्मॉल एम एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। अब बात को समझिए ध्यान से। अगर ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जो है, इसको मैं स्मॉल आर रख दूं, क्या रख दूं, तो आप मुझे बताइए क्या स्मॉल आर की पावर 3/2 है? अरे यार नहीं समझ में आया भाई। अगर मैं आपसे सिर्फ इतना सा कहूं कि स्मॉल आर की जो वैल्यू है वो, या स्मॉल, ये पूरी ये हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस, समझ में आ गई बात? तो क्या यही मेरा फॉर्मूला जी कैपिटल एम स्मॉल एम एक्स अपॉन आर की पावर क्या, मतलब आर रूट आर। बताया था ना आज, पावर 3/2 सोल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या है, आर रूट आर। बात समझ में आ गई? अब एक सिंपल बात समझिए, 2 सवाल बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं, फिर मैं बहुत सारे केसेस का एनालिसिस कर लूंगा। सुनिए, फाइंड फोर्स ऑन स्मॉल एम इफ नंबर 1 एक्स बराबर √3r, नंबर 2 एक्स बराबर √8r। अब मेरी बात को समझना ध्यान से। आप मुझे बताइए जब ये x √3r होगा तो स्मॉल r क्या बनेगा,
यहां रखिए √3r का स्क्वायर, 3r² ना, और 3r² प्लस r², तो बताइए r की वैल्यू क्या बनी? 4r² ना, r की पूछ रहा हूं ना यार भाई। इस केस में r की वैल्यू क्या बन जाएगी? r² प्लस 3r² ना यार, नहीं समझ में आया। दैट बिकम्स व्हाट? 4r²। इस केस में r की वैल्यू क्या बन जाएगी? r² प्लस 8r², दैट बिकम्स व्हाट? 9r² ना। पहले केस में मुझे फोर्स निकालना है, मान लीजिए वो फोर्स F1 था, क्या G कैपिटल एम स्मॉल एम इंटू एक्स की वैल्यू √3r रख दूं? ये भी तो रखूंगा, बोलो ना यार, बताइए क्या r√r करूंगा? r√r करूंगा ना। r कितना? 4r² इंटू √4r², ये 2r बनेगा, बाहर आएगा तो क्या ये कैंसिल हो गया है? r से r² कैंसिल नहीं किया है, r से r कैंसिल किया है। नहीं समझ में आया, वो r² का रूट था ना। अच्छा मुझे बताइए, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? √3g कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 8r²। नहीं समझ आया। दूसरा देखिए, F2, बताइए g कैपिटल एम स्मॉल एम, एक्स की वैल्यू कितनी? √8r ना, अपॉन ये r कितना है हमारा, तो 9r² को यहां रख दूं, और अंदर 9r² ना, अगेन कैंसिल, ये कितना, ये कितना, आंसर कितना? √8g कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 27r²। नहीं समझ आया, आगे समझना, बोलो भाई। तो ये तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका था, सिंपल फॉर्मूला। पर इसके 4 स्टैंडर्ड केस बनते हैं, हम चारों की 1 बाय 1 बात करेंगे। आई होप ये कहानी क्लियर हो गई होगी। अभी मैं समझा देता हूं, फिर आराम से, ये समझ में आ गया ना? कोई डाउट तो नहीं है? ऐसे ही करना सोल्व, बहुत आसानी से बनेगा। कौन सा? r√r। हेलो, अब मेरी बात को समझिए। अब हम वापस बात करते हैं छोटी सी, कि कोई भी जब बहुत छोटी क्वांटिटी किसी में प्लस होती है या किसी से माइनस होती है, तो उसको कोई फर्क नहीं डालती। नहीं समझ में आया? एडिशन और सब्सट्रैक्शन अगर किसी बहुत स्मॉल क्वांटिटी का हो रहा हो, तो आप स्मॉल क्वांटिटी को निगलेक्ट कर सकते हो, लेकिन अगर वो किसी बड़ी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई हो जाए तो उसको बर्बाद कर देती है। आप समझिए मेरी बात को ध्यान से। एक छोटी सी बात बताता हूं मैं। मान लीजिए रिंग का जो रेडियस है वो 4 मीटर है। कितना है? तो बेटा r² क्या बनेगा? 16 मीटर स्क्वायर। बताओ ना यार। अब मैं रिंग के सेंटर से 1 सेंटीमीटर दूर आया। कितने सेंटीमीटर? तो x की वैल्यू बनी 0.01 मीटर, नहीं बनी? x² क्या बना? 0.0001। बोलो ना। तो r² प्लस x² इज अप्रोक्सीमेटली r² ओनली। बताओ, जब आप इसके अंदर इस गरीब को जोड़ोगे तो क्या फर्क चलेगा? पर इस गरीब को उससे मल्टीप्लाई कर दिया तो बर्बाद। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? अब ये छोटा सा कंसेप्ट हम छोटे क्लासेस में सीखते हैं, पर हम ठीक है, हमने पहले बात कर, नहीं आता हमें। अभी हम एक बात कर सकते हैं। कई बच्चों के दिमाग में होता है कि साहब, जब एक्स की वैल्यू बहुत कम होती है तो आप इसको नेग्लेक्ट कर देते हो, इसने क्या बिगाड़ा? उसने बहुत कुछ बिगाड़ा, वो मल्टीप्लाई हो रहा है। नहीं समझ में आया? तो वो गरीब क्या करते हैं बेचारे कि साहब मैं तो इसको ही नेग्लेक्ट करूंगा तो ताकि पूरा ही खत्म हो जाए। नहीं समझ में आई बात? तो कोई भी छोटी क्वांटिटी अगर मल्टीप्लीकेशन में आ रही तो कभी भी नेग्लेक्ट, एडिशन में आ रही या सब्सट्रैक्शन में आ रही तो नेग्लेक्ट करूंगा। आई होप समझ में आ गया होगा। अब बात को समझना ध्यान से, हम अगली स्लाइड पे वापस आते हैं। ये तो बस समझ लिया ना एक बार, कोई मतलब नहीं। अब सुनिए, नंबर 1, इफ x इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द r,
we can say x square can be neglected with respect to r square. जरा बताइए, क्या मेरा जो फॉर्मूला f का है वो g कैपिटल एम स्मॉल एम x अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2, अगर इसको नेग्लेक्ट करूंगा तो देखो ये स्क्वायर है और ये 1/2 है, 2 से 2 रवा ना, तो ये क्या बचा, g कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय x. नहीं समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया? क्या g कांस्टेंट है? क्या m कांस्टेंट है? क्या m कांस्टेंट है? क्या रेडियस कांस्टेंट है? क्या ये पूरा कांस्टेंट है? F बराबर kx. बिहेवियर विल बी लाइक अ स्प्रिंग फोर्स. नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? अब समझ में आया? नहीं समझ में आया? बोलो ना भाई. तो फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ x फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x. फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x. अब दूसरी बात करना, केस नंबर 2. इफ x इक्वल टू 0, दैट मींस एट सेंटर. x की वैल्यू 0 कहां है? सेंटर पे. तो जब x की वैल्यू 0 पुट करेगा तो f क्या हो गया? इसका क्या मतलब हुआ? रिंग का सेंटर किसी भी मास की इक्विलिब्रियम पोजीशन है. फिर समझ में नहीं आया? इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होती? जहां पर फोर्स 0. तो रिंग के सेंटर पे कोई मास रख दो तो फोर्स क्या होगा? 0 ना. तो क्या सेंटर ऑफ द रिंग किसी रखे गए मास की इक्विलिब्रियम पोजीशन है? आप मुझे बताइए, क्या इसको मैं इक्विलिब्रियम पोजीशन बोल दूंगा? नहीं बोल सकता. जरा मुझे एक बात बता दीजिए, रिंग के सेंटर पे कोई मास रखूंगा तो फोर्स कितना? जब मैं उधर लेके चला, एक्स उधर है, तो क्या फोर्स इधर है? जब एक्स के अपोजिट फोर्स आए तो रिस्टोरिंग. रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है? ऐसे फोर्सेस जो इक्विलिब्रियम पोजीशन को रिस्टोर करने की कोशिश करते हैं. नहीं समझ में आया? आपने यहां रखा, जब आप उधर डिस्प्लेस करोगे तो वापस यहीं लाना चाहेगा, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन को रिस्टोर करने की कोशिश कर रहा है ना. सच फोर्सेस कॉल्ड एज व्हाट? रिस्टोरिंग फोर्सेस. एंड रिस्टोरिंग फोर्सेस ऑलवेज कॉजेस ऑसिलेशन. क्या करते हैं? अगर तू यहां से छोड़ देगा ना, ये इधर भागेगा, इसका लॉन्ग ऑसिलेशन चालू कर देगा. हेलो, बात समझ में आई? अब समझिएगा ध्यान से. क्या रिंग का सेंटर इक्विलिब्रियम पोजीशन है? तीसरे केस की बात समझिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है. इफ एक्स इज बहुत बड़ा है आर से, अब क्या करें? बोलो ना गरीबों. कैन बी नेग्लेक्टेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर ना. अब सुनिए, अगर मैं आर स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर रहा हूं तो ये एक्स की पावर 3, ऊपर क्या था? बताओ क्या मिला? एफ बराबर जी एम एम बाय एक्स स्क्वायर. रिंग बिहेव लाइक ए पॉइंट मास. पॉइंट मास मतलब अगर रिंग को बहुत ज्यादा डिस्टेंस से देखूंगा तो रिंग का पूरा मास कहां दिखेगा? रिंग के सेंटर पे. बिहेव लाइक अ पॉइंट मास. ऐसे सिचुएशन में क्या फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर के अकॉर्डिंग डिक्रीज होगा? एक्स बड़ा होगा तो फोर्स बहुत बढ़िया. अब सुनना, मैं रिंग के सेंटर पे था, फोर्स कितना? मैंने एक्स की वैल्यू बढ़ाई, क्या फोर्स बढ़ा? लेकिन ज्यादा बढ़ा दी तो फोर्स घटा. यहां एक्स बढ़ाने पे बढ़ रहा था, वहां एक्स बढ़ाने पे घट रहा है. कोई भी चीज पहले 0 से बढ़ी और फिर घटे तो मैक्सिमा जरूर अचीव करती है. कभी ना कभी तो घटना शुरू करेगी तो मैक्सिमा होगा ना. तो कहीं ना कहीं तो फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी ना. क्या यहाँ फोर्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स वेरी कर रहा है? क्या मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए डिफरेंशियल करके 0 करना पड़ता है? हमें नहीं करना, याद रखना है. सुनिए ध्यान से, सुनिए ध्यान से. नंबर 4. फोर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स df बाय dx क्या करना पड़ेगा? 0 फ्रॉम हियर
वी गेट, सुनिएगा ध्यान से, x बराबर प्लस माइनस आर बाय रूट टू। नहीं समझ में आया? प्लस का मतलब पॉजिटिव x पे आर बाई रूट टू, और वहां मैक्सिमम मिलेगा। नहीं समझ आया? कहां मैक्सिमम मिलेगा? आर बाई रूट टू पर, पॉजिटिव एक्स में भी और। नहीं समझ में आया? अब एक और बात सुन, कोई आपसे पूछ ले बताइए मैक्सिमम फोर्स होगा कितना, कि साहब इस फोर्स के फॉर्मूले में एक्स की वैल्यू तो रख दें। नहीं समझ में आया? तो एफ मैक्सिमम कैसे निकालूंगा बताना तो। जी कैपिटल एम स्मॉल एम आर बाय रूट टू अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाई टू होल पावर 3/2। ये कितना है? 3r² 2। क्या करूं बताओ? जी एम एम अपॉन ये आर बाई रूट टू, यहां लिख दूं ये वाला, ये क्या लिखूं? 3r² इंटू रूट 3r² ना। क्या फिर से रूट टू से रूट टू रवाना हुआ है? मेरे पास कॉपी लेके मत आ जाना, दो किससे काटा। नहीं समझ में आया? वो रूट टू था ना? था नहीं था? एक और बात बताइए मेरे को, ये क्या है? सॉरी ये r² है ना, 3r² 2 था ना वो। क्या ये भी कैंसिल होगा? ये कितना, और ये दो ऊपर ले जाऊं, क्या बना बताओ? 2g अपॉन 3√3r²। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स। सारे केसेस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि हमारे सिलेबस में ये 4-5 बार आता है, एक बार प्रैक्टिस करोगे, लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे, मेमोराइज करोगे, प्रैक्टिस करोगे, बार बार सामने आएगा, हर बार सामने आएगा, पहचानना शुरू कर दोगे, एंड अल्टीमेटली दे विल सेट इन परमानेंट मेमोरी। नहीं समझ में आया? अब एक छोटी सी चीज और, इसके वेरिएशन का ग्राफ। क्या क्या बात को समझना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। फिर अगली क्लास में यहाँ एक बहुत अच्छी चीज सिखाऊंगा मैं, ऐसी चीज बता दूंगा कि ये मान के चलिए तुम्हारे एक चैप्टर के आधे पाप धुल जाएंगे। मतलब उस कंसेप्ट से 50% एसएचएम खत्म हो जाता है, एक स्टेप में आंसर लाना सीख जाओगे। ये फोर्स लिया, ये प्लस एफ है, बातें नहीं, ये प्लस एक्स है, क्या ये माइनस एक्स है? क्या ये माइनस एफ होगा? एक बात बताइए, ये हमारी रिंग है और ये रेडियस आर है, जब हम एक्स को पॉजिटिव रखते हैं प्लस, तो क्या फोर्स माइनस होता है? इधर जब मैं एक्स को माइनस रखता हूं तो क्या फोर्स प्लस होता है? तो जो मेरा ग्राफ आएगा वो ऐसे डोमेन में आएगा कि जहां एक्स पॉजिटिव होगा फोर्स नेगेटिव। नहीं समझ में आया? और जहां फोर्स पॉजिटिव है वहां एक्स इन दोनों में आएगा ना? बोलो भाई। अगर मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर एक्स की वैल्यू बढ़ाता हूं तो क्या नेगेटिव डायरेक्शन में फोर्स बढ़ेगा? क्या शुरुआत में एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स था, तो क्या शुरुआत में ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा? नहीं आएगा? क्या क्या आफ्टर सम टाइम वो मैक्सिमम वैल्यू अचीव करेगा? क्या ये मैक्सिमम वैल्यू जो है वो प्लस आर बाय रूट टू पर होगी? क्या दूसरी डायरेक्शन में भी पहले ऐसे बढ़ेगा? क्या कहीं ना कहीं मैक्सिमम वैल्यू अचीव करेगा? क्या ये माइनस आर बाय रूट टू होगा? आफ्टर लॉन्ग डिस्टेंस क्या ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल के अकॉर्डिंग कम होगा? बोलो ना। क्या इधर भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल के अकॉर्डिंग कम होगा? नहीं समझ में आया? क्या ये मैक्सिमम वैल्यू है फोर्स की? एफ नॉट, अगर एफ मैक्सिमम लिख देता हूं जो मैंने अभी अभी निकाला था, याद है कुछ? क्या ये भी एफ मैक्सिमम होगा? अब एक सवाल जेई मेंस के अंदर बहुत अच्छा आया था एक बार, कि रिंग की एक्सिस के अलोंग मैक्सिमम वैल्यू का आधा फोर्स कितने पॉइंट्स पे मिलेगा? 4। बहुत बढ़िया, 4 पॉइंट्स पे मिलेगा। कैसे मिलेगा? कि साहब देखिए, क्या ये मैक्सिमम वैल्यू है? क्या इसका आधा यहां होगा? वो आधा यहां मिलेगा और यहां मिलेगा। क्या ये आधा यहां भी होगा? ये यहां और यहां मिलेगा। 2 पॉइंट्स पॉजिटिव एक्स पे मिलेंगे, 2 पॉइंट। नहीं समझ में आया? तो मैक्सिमम वैल्यू तो 2 ही पॉइंट पे मिलेगी, एक तो प्लस आर बाई रूट टू पे, दूसरी माइनस आर बाई रूट टू पर। और मैक्सिमम का हाफ या मैक्सिमम से कम कोई भी वैल्यू एक्सेप्ट 0 4 पॉइंट पे मिलेगी।
कितने में मिलेगी? जस्ट सेट इन माइंड, एक बार ध्यान से देख लीजिए। आप मुझे बताइए, क्या ये फोर्स का फॉर्मूला हमारे दिमाग में सेट है? क्या इस √3/2 पावर को सोल्व करना हमने सीख लिया अभी? एक्स की वैल्यू स्मॉल होगी तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स आएगा, लाइक स्प्रिंग बिहेवियर है कि नहीं? बोलो। अगर मैं एक्स की वैल्यू 0 कर दूं, मैं रिंग के सेंटर पे फोर्स कितना? क्या वो इक्विलिब्रियम पोजीशन है? नहीं समझ में आया, क्या है वो? अब आगे बढ़ेंगे। अगर एक्स की वैल्यू बहुत ज्यादा है, क्या करोगे बताओ? समझ में आ गई ना बात? बोलो भाई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर बन जाएगा ना। मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलेगी? प्लस माइनस आर बाय, और मैक्सिमम कितनी मिलेगी? ये भी स्टैंडर्ड केस है ना। अब यहां पता है क्या होता है, वो तुम्हें, जैसे तुम्हारे ईएलपी में एक सवाल है, वो क्या करते हैं कि इस तरीके से बात करते हैं कि साहब ये रिंग है, क्या है ये? रिंग। इसका रेडियस आर है, उसके सेंटर पे इधर बड़ा सा स्फीयर रख दिया। स्फीयर की वजह से रिंग पे फोर्स पूछते हैं, तो बुरा नहीं मानना है, हमें रिंग की वजह से स्फीयर पे निकालना है, क्योंकि फोर्स तो इक्वल एंड अपोजिट होता है। क्या बताओ, रिंग की वजह से स्फीयर का पूरा मास सेंटर पे मान सकता हूं, तो एक्स वाला फॉर्मूला लगा दूंगा ना। नहीं समझ में आया? एक्स वाला फॉर्मूला लगा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। उन गरीबों ने वैल्यू बहुत आसान दी आपको, एक बार में बन जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। तो आपकी ईएलपी 1 में शायद मुझे लगता है इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड के सवाल डाले में, जितने बन जाए उतने बना लीजिए। जो 2 क्लास में पढ़ाया है, पहले उसको परफेक्टली कर लीजिएगा। कर लोगे नहीं करोगे? पढ़ना ही नहीं पढ़ना है? हाँ, तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपने पढ़ा। हाँ। हेलो। हाँ, आपको दिवाली की मिठाई मिलेगी अभी। पहले बॉयज आएंगे, फिर गर्ल्स आएगी। जो मेरा केबिन है ना, उसके पास छोटा केबिन है, उसमें बटेगी। तो लाइन से सभी आ जाना अपने आईडी कार्ड के साथ। मेरा केबिन जो जहाँ पे है, अपना आईडी कार्ड साथ में लेना भाई।
खाओ खाओ, अरे खाओ, अरे हाँ भाई, गुड इवनिंग। अरे वाह, मेरे को लगा लॉगिन कर रखा है तुम लोगों ने।